नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर से उपस्थित हूं प्रसंग में एक बिल्कुल नए विषय पर नए वीडियो के साथ। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अनुरोध है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। तो प्रसंग में आज बात करेंगे भारत चीन सीमा विवाद के बारे में। भारत और चीन के बीच दो अपेक्षाकृत बड़े और अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों में सीमा विवाद बहुत लंबे समय से चल रहा है। पहला विवाद अक्साई चीन को लेकर है। अक्साई चीन चीन द्वारा प्रशासित है, लेकिन भारत इस पर अपना दावा करता है। अक्साई चीन मुख्य रूप से निर्जन है। ये काफी ऊंचाई पर बंजर भूमि है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चारागाह हैं। अक्साई चीन कश्मीर, तिब्बत और झिंजियांग के मध्य स्थित है। चीन का झिंजियांग तिब्बत मार्ग इसी जगह से जाता है। दूसरा विवादित क्षेत्र मैकमोहन रेखा के दक्षिण में है। यह क्षेत्र पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नेफा के नाम से जाना जाता था। अब यह भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य बन चुका है। अरुणाचल प्रदेश आप जानते ही हैं भारत द्वारा प्रशासित है, लेकिन चीन इस पर दावा करता रहा है। 1914 के शिमला कन्वेंशन में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा को सीमा माना गया था, लेकिन चीन ने मैकमोहन रेखा के समझौते को अस्वीकार कर दिया है। 1962 का भारत चीन युद्ध दोनों ही विवादित क्षेत्रों में लड़ा गया था। चीनी सैनिकों ने पश्चिम में लद्दाख में भारतीय सीमा चौकियों पर हमला किया और पूर्व में मैकमोहन रेखा को पार करके वे अरुणाचल प्रदेश में घुस आए। इसके बाद 1967 में सिक्किम क्षेत्र में भी एक संक्षिप्त सा सीमा संघर्ष हुआ था, जबकि वहां पर कोई सीमा विवाद था ही नहीं। 1987 और 2013 में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छोटे छोटे संघर्ष हुए, लेकिन कूटनीति से इस विवाद को डीएस्केलेट किया गया। 2017 में भूटान और चीन के बीच सीमा पर भूटानी नियंत्रित क्षेत्र पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़पें हुई, जिसमें दोनों ओर के सैनिक घायल हुए। इस विवाद को भी कूटनीति से ही डीएस्केलेट किया गया। वर्ष 2020 में फिर से बहुत सारी झड़पें हुई, जिसमें जून 2020 के महीनों में दर्जनों मौतें भी हुई। सीमा विवाद को हल करने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार चलते रहे हैं। 1993 और 1996 में भारत और चीन के बीच समझौते किए गए, जिसमें सीमा प्रश्न के अंतिम समाधान होने तक कुछ विश्वास निर्माण उपाय या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिन्हें सीबीएम कहा जाता है, और वास्तविक नियंत्रण रेखा ये शामिल थे। साथ ही सीमा विवाद पर संयुक्त रूप से विचार करने के लिए एक संयुक्त कार्य दल या ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। 2003 में एक विशेष प्रतिनिधि या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तंत्र का गठन किया गया। 2012 में एक और विवाद समाधान तंत्र बनाया गया। तो आइए इन विवादों के बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये विवाद कहां से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए और इन पर हम क्या कर रहे हैं। पहले अक्साई चीन की बात करेंगे। काराकाश नदी के पास अक्साई चीन है। इसका सबसे निचला बिंदु 14,000 फुट की ऊंचाई पर है और इसमें 22,500 फुट की ऊंचाई तक की हिमाच्छादित चोटियां भी हैं। अक्साई चीन एक उजाड़ और निर्जन क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 37,244 वर्ग किलोमीटर है। इसके पार जाने वाले प्राचीन व्यापार मार्गों के अलावा इसका कोई महत्व नहीं था। यह झिंजियांग और तिब्बत के याक के कारवां के लिए गर्मियों के दौरान एक छोटा मार्ग प्रदान करता है। 1834 में सिख साम्राज्य ने लद्दाख को जम्मू राज्य में मिला लिया था। 1841 में उन्होंने तिब्बत पर आक्रमण किया। तिब्बती सेना ने सिख सेना को हरा दिया और लद्दाख में प्रवेश करके लेह को घेर लिया। इसके बाद तिब्बत और सिखों ने सितंबर 2042 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन न करने की सहमति दी गई। 1846 में सिखों की हार के बाद लद्दाख पर अंग्रेजों की सत्ता बन गई। अंग्रेजों के समय भी ठीक प्रकार से सीमा का निर्धारण नहीं हो सका। पेंगोंग झील और कराकोरम दर्रे पर तो प्राकृतिक सीमाएं थीं, लेकिन बीच में अक्साई चीन क्षेत्र अपरिभाषित ही रहा। सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी W.H. जॉनसन ने 1865 में जॉनसन लाइन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के अनुसार अक्साई चीन को जम्मू और कश्मीर में रखा गया। उस समय डुंगन विद्रोह के कारण चीन का झिंजियांग पर नियंत्रण नहीं था, इसलिए जॉनसन रेखा पर चीनियों से चर्चा नहीं हो पाई। जॉनसन ने जब ये रेखा जम्मू और कश्मीर के महाराजा को दिखाई तो उन्होंने और आगे उत्तर में कुनलून पर्वत में संजू दर्रे तक अपने क्षेत्र का दावा कर दिया।
जम्मू और कश्मीर के महाराजा ने शादुल्ला में एक किले का निर्माण भी किया और कारवां की सुरक्षा के लिए कुछ वर्षों तक वहां पर अपनी सेना भी तैनात की। 1818 में चीनियों ने झिंजियांग पर फिर से कब्जा कर लिया और 1890 तक शादुल्ला उनके कब्जे में आ गया। 1892 तक चीन ने कराकोरम दर्रे पर भी अपने सीमा चिन्ह लगा दिए थे। 1893 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक वरिष्ठ चीनी अधिकारी हंग ताचेन ने काशगर में ब्रिटिश महावाणिज्य दूत जॉर्ज मैकॉर्टनी को क्षेत्र के नक्शे दिए। 1899 में मैकॉर्टनी ने सुझाव दिया कि कराकोरम पर्वत को यदि प्राकृतिक सीमा मानकर तारिम नदी जल क्षेत्र को चीनी नियंत्रण में छोड़ते हुए ब्रिटिश सीमाओं को सिंधु नदी जल क्षेत्र तक स्थापित किया जाए तो इससे मध्य एशिया में चीनी नियंत्रण और रूस की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी। ब्रिटिश के इस प्रस्ताव पर चीन से कोई आधिकारिक उत्तर नहीं मिला। 1941 में अंग्रेजों ने पुनः जॉनसन लाइन की वकालत की, लेकिन अंग्रेजों ने कभी भी अक्साई चीन पर चौकी स्थापित करने या नियंत्रण करने का कोई प्रयास नहीं किया और न ही इस मुद्दे पर चीन या तिब्बत की सरकारों के साथ कभी चर्चा की। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय तक इस क्षेत्र में ठीक प्रकार से सीमा का निर्धारण नहीं हो पाया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने पश्चिम में अक्साई चीन को अपनी आधिकारिकता के भीतर माना। भारतीय दावा रेखा कराकश नदी और यारकंद के एक हिस्से को शामिल करते हुए पूर्व में कुनलुन पर्वत के साथ साथ चलती है। उसके बाद यह रेखा अक्साई चीन के नमक के मैदान से होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है। कराकोरम पर्वत से होती हुई पेंगोंग झील तक जाती है। कराकोरम दर्रे के पश्चिम में चीन और पाकिस्तान प्रशासित गिलगित बाल्टिस्तान की सीमाएं भी मिलती हैं। 1963 में चीन और पाकिस्तान ने कराकोरम दर्रे के पश्चिम में अपनी सीमाएं मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन के आधार पर तय कर ली हैं। भारत इस क्षेत्र पर अपना दावा करता है और यह नहीं मानता कि पाकिस्तान और चीन की कोई साझा सीमा है। चीन और भारत के बीच इन सीमाओं पर अभी भी विवाद है। चीन लगातार लद्दाख में पेंगोंग झील के इलाके में भारत की सीमा के भीतर घुसपैठ करने की कोशिश करता रहता है, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति तो निर्मित होती ही है, साथ ही कई बार सैनिकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। देखिए YouTube के चैनल इंडिया न्यूज नेशनल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत ये वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। आ रहा है। अभी का अपडेट यह है कि पेंगोंग के जो दक्षिणी किनारे पर वहीं पर 29 और 30 अगस्त की रात को झड़प हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मिलिट्री लेवल टॉक अभी भी जारी है। लेकिन देखिए चीन करता क्या है। चीन ने 1999 में यही किया था, चीन ने 1962 में यही किया था और चीन ने पिछले दिनों भी यही किया है। चीन इस तरह की धोखाधड़ी लगातार करता रहता है। चीन को जब ये लगने लगता है, चीन इसी चीज के लिए जाना जाता है। चीन के बारे में कहते हैं कि दे डोंट बिलीव इन एकर्स, दे बिलीव इन इंचेस। और चुशुल में बात हो रही थी, मोल्डो में बात हो रही थी और चीन को जब ये लगने लगा था कि स्ट्रैटेजिक तौर पर जल थल नभ तीनों जगह ही भारत उसको घेरने लगा है, तभी चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात एक बार फिर से इस तरह की हिमाकत की। अब पेंगोंग स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का एरिया है ये समझना बहुत जरूरी है। चीन को ये पता है कि अगर पेंगोंग में आकर के फिंगर एरिया को चोक करेगा तो ये भारत के लिए वहां पर गतिरोध वाली जगह पैदा करेगा जहां से डीएसडीबीओ रोड गुजर रही है, जहां से स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भारत की गाड़ियां पैरेलल गुजरनी है, जहां से दौलत बेग ओल्डी तक भारत को जाना है और जहां पर स्ट्रैटेजिक अगर दबाव बनाएगा चीन को यह पता है तो फिर भारत भी हो सकता है कि ऐसी प्रोवोकिंग चीज को लेकर के भारत भी अपनी तरफ से अटैक करे और नेगेटिव एजेंडा सर्च करने की चीन कोशिश करे। लेकिन भारत ने करारा जवाब दिया। भारत ने बड़ी बात यह है कि चीन की सीमा तक भी जाने की कोशिश की है और चीन के जितने सैनिक है उन्हें खदेड़ा गया है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है फिंगर 4 एरिया के आसपास आकर के चीन इस तरह की हिमाकत करता रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज समझने वाली है, 1962 में चीन ने इसी तरह की हरकत की थी, पीछे चला गया था जब ये लगने लगा था कि चीन को हमने बातचीत के जरिए पीछे भगा दिया है, तो 93 दिन के बाद में चीन वापस आ गया। ठीक इसी तरह से आपको याद होगा कि डोकलाम में किस तरह से भूटान का इस्तेमाल करके ट्राई जंक्शन का इस्तेमाल किया था चीन ने, और आज से 3 साल पहले उसने डोकलाम किया था। जब ये लगने लगा था कि नहीं, डोकलाम के आसपास में हिमाकत नहीं होगी, तब पेंगोंग के आसपास में हिमाकत की। जब पेंगोंग के आसपास हमने भगाया था, आपको याद होगा मई में, तब गलवान में जाकर के चीन अपने बेस कैंप बनाने लगा था और गलवान में भी जो झड़प हुई थी जिसमें लगभग 15 से 20 हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे और उसमें चीन के भी लगभग 40 से 45 सैनिक मारे गए थे। अब बात करेंगे पूर्व की ओर मैकमोहन रेखा की। पहले एंग्लो वर्मा युद्ध के समापन पर यांडो की संधि द्वारा 1826 में अंग्रेजों ने असम पर कब्जा कर लिया। बाद में पूरे बर्मा को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और इसकी सीमा चीन के यूनान प्रांत के साथ मिलती थी।
1913-14 में शिमला सम्मेलन में तिब्बत की स्थिति और सीमाओं के संबंध में एक समझौता किया गया था। ब्रिटिश वार्ताकार हेनरी मैकमोहन ने समझौते से जुड़े मानचित्र पर सीमा रेखा बनाई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। बीजिंग ने आपत्ति जताई और मानचित्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हुए इस समझौते को अस्वीकार कर दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेवल मैक्सवेल का कहना है कि मैकमोहन को निर्देश दिया गया था कि यदि चीन इनकार करता है तो वो तिब्बतियों के साथ एक द्विपक्षीय हस्ताक्षर न करें, लेकिन उन्होंने चीनी प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिए। भारत का तर्क है कि ब्रिटिश भारत और तिब्बत द्वारा स्वीकार की गई इन सीमाओं का आधार हिमालय का वाटरशेड है। इस वाटरशेड के दक्षिण के क्षेत्र पारंपरिक रूप से भारतीय थे। प्राचीन चीनी सीमा चिन्ह जनवरी 1914 तक वालोंग के पास खड़ा था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी या नेफा के एक सहायक प्रशासक टीओ कैलागन ने उत्तर की ओर इन्हें स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि उन्होंने रीमा जाकर जब तिब्बती अधिकारियों से मिलने की कोशिश की तो वहां पर उनको कोई चीनी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ा। चीन का कहना है कि तिब्बत के साथ शिमला कन्वेंशन से 1907 के एंग्लो रूसी कन्वेंशन और 1906 के एंग्लो चीनी कन्वेंशन का भी उल्लंघन हुआ है। समझौते की कानूनी स्थिति पर संदेह के कारण अंग्रेजों ने 1937 तक मैकमोहन रेखा को अपने मानचित्रों में नहीं दिखाया था और शिमला समझौते को भी प्रकाशित नहीं किया था। चीन ने 1913 की तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा को अस्वीकार कर दिया था और शिमला कन्वेंशन और मैकमोहन रेखा दोनों को अस्वीकार कर दिया था। चीन का कहना था कि तिब्बत की सरकार केवल स्थानीय सरकार थी, इसलिए उसे संधि करने की कोई शक्ति नहीं थी। ब्रिटिश रिकॉर्ड दिखाते हैं कि जब 1914 में ब्रिटिश ने तिब्बती सरकार के साथ शिमला कन्वेंशन को हस्ताक्षर किया था, तब शर्त थी कि चीन भी इस कन्वेंशन को स्वीकार करेगा। लेकिन चीन ने तो मैकमोहन रेखा को माना नहीं, तिब्बतियों ने भी मैकमोहन रेखा को नहीं माना और तवांग का प्रशासन करना बहुत लंबे समय तक जारी रखा। 1938 में असम के राज्यपाल ने दावा किया कि तवांग निस्संदेह ब्रिटिश था, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि तिब्बत द्वारा नियंत्रित था और इसके किसी भी निवासी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो तिब्बती नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के पूर्वी हिस्से को जापानी सैनिकों का खतरा था और चीनी विस्तारवाद का खतरा भी था। इससे बचाने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने तवांग पर अपना अधिकार कर लिया था। 1950 के दशक में भारत ने इस क्षेत्र में गश्त करना और विस्तार के साथ मानचित्रीकरण करना चालू कर दिया था। तवांग के उत्तर में भूटान के पास सबसे पश्चिमी स्थान पर भारत ने अपने दावे की रेखा को उत्तर की ओर और विस्तारित किया और थागला रिज, लोंगजू और खिंजमाने को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया। मैकमोहन रेखा का यह भारतीय संस्करण भूटान, चीन, भारत ट्राई जंक्शन को थोड़ा उत्तर की ओर ले जाता है। YouTube के चैनल पीपल ट्री वर्ल्ड लाइव हिस्ट्री इंडिया पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में भारत और चीन के सीमा विवाद और उसे लेकर 1962 के भारत चीन युद्ध का बहुत ही अच्छा वर्णन दिया गया है। वीडियो का अंश देखिए, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। The frontier between Tibet and Assam in British India were negotiated between Tibet and Britain at the end of the Simla Convention in 1914. However, Chinese delegates refused to sign the principal agreement on the status and boundaries of Tibet on the ground that Tibet was subordinate to China and did not have the power to make treaties. Troubles in Tibet worsened the situation. In March 1959, the Tibetans rose against Chinese occupation. The Dalai Lama fled to India, where he was given asylum. China considered this as an interference in their internal affairs and thus a violation of the Panchsheel principles. Soon after, there were minor clashes between the Chinese and Indian troops patrolling the border. In August 1959, at Longju on the western edge of Nefa, now Arunachal Pradesh, and in October at Konkala on the Kashmiri-Xinjiang frontier. Letters were exchanged between the two governments for negotiations, but the two neighbors could not find a common ground. Subsequently, both countries increased their patrolling along the borders. In November 1961, India adopted the Forward Policy, setting up many new outposts and pushing patrols as close as possible to the India-defined border in Ladakh and to the McMahon Line in Nefa.
In turn, the Chinese set up posts opposite the Indian posts and at times even surrounded them. India's response was to order its troops to force a way through the Chinese encirclement. Various minor conflicts and military incidents between India and China were reported throughout the summer of 1962. Then, on the 20th of October 1962, the Chinese captured Indian posts in the Galwan Valley and threatened the Chushul airstrip, a strategically important site. Such aggression by China came as a shock to India, which had believed that China would at no cost choose to go to war. The Chinese forces made rapid advances into Indian territory over the next few days, forcing the Indian army to retreat as it was ill-prepared, poorly equipped, and short on supplies. By October 24th, Chinese troops were 15 kilometers inside Indian territory when Zhou Enlai sent a letter to Nehru. He suggested disengagement along 20 kilometers and talks between the two prime ministers once again. Nehru rejected this proposal and wrote back saying, "Nothing in my long political career has hurt and grieved me more than the fact that the hopes and aspirations for peaceful and friendly neighborly relations which we entertained should have been shattered by the hostile and unfriendly twist given in India-China relations during the past few years." The Indo-China War lasted a month before China unilaterally declared a ceasefire on the 21st of November 1962 after India started receiving US military support. आइए अब सिक्किम की बात करते हैं। 1967 में भारत और चीन के बीच नाथुला और चोला में झड़पें हुई। संघर्ष के अंत में सिक्किम से चीनी सेना को वापस जाना पड़ा। 1975 में सिक्किम राजशाही ने एक जनमत संग्रह कराया जिसमें सिक्किम वासियों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में भारी मतदान किया। उस समय चीन ने इसका विरोध किया और इसे अवैध बताते हुए खारिज कर दिया था। अंततः 2003 में चीन ने सिक्किम के भारत में विलय को मान्यता दी। हालांकि अभी भी सिक्किम चीन सीमा पर सबसे उत्तरी बिंदु द फिंगर पर विवाद और सैन्य गतिविधियां चलती ही रहती हैं। चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ 1905 में यह कह चुके हैं कि सिक्किम अब चीन और भारत के बीच में कोई समस्या नहीं है। भारत और चीन दोनों ही सीमा विवाद को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने का प्रयास करते रहे हैं, जिसके लिए अनेक द्विपक्षीय विवाद समाधान तंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनका विवरण आप इस चित्र में देख सकते हैं। सैनिकों के मध्य झड़प रोकने के लिए 5 सीमा कार्मिक बैठक बिंदु बनाए गए हैं। इन बिंदुओं पर पहले कर्नल, फिर ब्रिगेडियर और अंत में प्रमुख जनरलों के बीच में बैठकें होती हैं। 2 बिंदु लद्दाख में, 1 सिक्किम में और 2 अरुणाचल प्रदेश में हैं। इन बिंदुओं को और बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। सैन्य संचालन महानिदेशक या डीजीएमओ स्तर की हॉटलाइन 2014 में स्थापित की गई थी। 2021 में दोनों देश अपने विदेश मंत्रियों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने पर भी सहमत हुए थे। 31 जुलाई 2021 तक कमांडरों के बीच 6 हॉटलाइन स्थापित की जा चुकी हैं, जिनमें से 2 लद्दाख में, 2 सिक्किम में और 2 अरुणाचल प्रदेश में हैं। 2020-21 की झड़पों के दौरान कोर कमांडर स्तर की बैठकों की अनुमति भी दी गई थी। इस सबसे इतना तो स्पष्ट ही है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के आसानी से सुलझने के आसार नहीं दिखते। वर्तमान में दोनों देश हिंद महासागर में भी अपना प्रभुत्व जमाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चीन की बेल्ट रोड से भारत अपने लिए खतरा महसूस करता है। व्यापार में चीन भारत से बहुत आगे है। साफ दिखाई देता है कि चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षा है। चीन के राष्ट्रपति ली जिनपिंग ने जब 2019 में भारत की राजकीय यात्रा की थी तो उनका राजसी स्वागत किया गया था। उस समय लगा था कि यह संबंध सुधारने की ओर एक कदम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के अहमदाबाद साबरमती फ्रंट पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ झूला झूलने की खबर सीएनबीसी आवाज पर दिखाई गई थी। देखिए खबर का अंश।
लेकिन इसके बाद से चीन में लगातार भारत के विरोध बढ़ता ही चला गया, इसलिए मित्रता की बात आगे नहीं बढ़ पाई और 2023 में नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 के शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति भारत नहीं आए। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स में इसके बारे में छपी एक खबर। चीनी राष्ट्रपति के भारत नहीं आने को विस्तार से समझाया है YouTube के चैनल चाणक्य IAS एकेडमी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत चीन सीमा विवाद के बारे में। इस पर बात करने के पीछे प्रमुख दो कारण हैं। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग शी जिनपिंग के स्थान पर भारत में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, अर्थात शी जिनपिंग इसमें शामिल नहीं होंगे। दूसरा, भारत में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन से ठीक पहले चीन की सरकार ने ऑफिशियली एक नया मैप जारी किया है, जिसमें उसने भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा बताया है, जिसके बाद से विवाद खड़ा हो गया है। यह पहली बार नहीं है जब चीन इस प्रकार की हरकत कर रहा है। इसी साल अप्रैल के महीने में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम को बदलने की घोषणा भी की थी। भारत की G20 अध्यक्षता के बीच विश्व समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चीन इस प्रकार की हरकत कर रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को और मजबूत करना चाहता है। यह किसी भी कीमत पर भारत सहित विश्व समुदाय को मंजूर नहीं है। चीन को यह तो समझना ही होगा कि अरुणाचल प्रदेश पर उसका दावा पूरी तरह से खोखला है। अरुणाचल के लोग हिंदी में बात करते हैं, वे भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। चीन उन्हें जबरदस्ती चीनी नागरिक नहीं बना सकता। YouTube के चैनल टैग टीवी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो में अरुणाचल प्रदेश के लोगों की बात सुनिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग क्या कहते हैं। देखो, मेरा नाम अजीत है और मैं अरुणाचल का वासी हूँ। और चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल बोलो का पार्ट है, ऐसा नहीं है। अरुणाचल इंडिया का पार्ट है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चाइना क्लेम कर रहा है कि अरुणाचल चाइना का है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अरुणाचल इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा, और हम इंडियन है और इंडियन ही रहेंगे। वो कभी था ना कभी रहेगा। भारत चीन संबंध निकट भविष्य में किस ओर जाएंगे और दक्षिण एशिया में भारत चीन के बढ़ते हुए प्रभाव से कैसे निपटेगा, इस बारे में YouTube के चैनल न्यूज क्लिक इन पर भारत के पूर्व राजनयिक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन की बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भारत चीन निकट भविष्य में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाएंगे। दे विल कंटिन्यू टू मडल थ्रू, ये उनका कहना है। वीडियो का अंश देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। Would like you to make your My own sense is that the least likely outcome of the crisis, from my point of view, is the downward spiral. Yes. More likely for me is a positive outcome with a new framework for the relationship, a reset. But most likely is actually muddling through with a more adversarial, sort of no war, no peace kind of relationship. But you mentioned the neighborhood and China's increasing role in our neighbors, her increased commitment to Pakistan, her purchase or involvement in ports around the Indian Ocean. All that certainly matters, and it is a material change in the situation that we have to deal with. But I don't think we should underestimate our own capabilities and interests. Within the subcontinent, for instance, our affinities are very strong, and we need to step up our game, no question. But what we need to work for is a much closer integration economically of the countries of the subcontinent. And this makes sense from our own point of view. And we need to make sure that India is seen by them as a source of stability and security in the subcontinent and in the extended neighborhood, the Indian Ocean region. And तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत यदि चीन के साथ बराबरी के संबंध स्थापित करना चाहता है तो उसे सैन्य, व्यापार और कूटनीतिक जगत में एक साथ प्रयास करने होंगे और हमको अपने राष्ट्रीय गौरव को लेकर चीन के साथ बराबरी से बातचीत करनी होगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो, एक नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।